जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी के इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राम एकेडमी आपका स्वागत करती है और आज से हम अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस का जो पहला चैप्टर है वो है संविधान सभा, पहला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ एक समझ के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या चीज़ें आगे कौन से इसके साथ विषय रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, ये सारी बातों पे पहले बात करते हैं। दोस्तों देखिए, एक जो हम सबसे पहले जिस विषय पर चर्चा करें वो ये कि संविधान सभा, अगर ये हमारा टॉपिक है तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि संविधान सभा होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जनरली हम अभी CA शब्द लिख दें या हम यहाँ संविधान सभा शब्द लिख दें। दोस्तों संविधान सभा बेसिकली कुछ लोगों का ग्रुप है। ये लोग जो किसी देश का संविधान तैयार करते हैं या संविधान बनाते हैं, ऐसे लोगों की सभा को हम संविधान सभा कहेंगे। तो कुछ लोग जो किसी एक बिल्डिंग में बैठेंगे, जो किसी एक कक्ष में बैठेंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें जनता चुनकर भेज सकती है या दूसरी तरह से वो चुनकर आ सकते हैं, लेकिन ये लोगों का ग्रुप होगा जो किसी देश का संविधान तैयार करेगी। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान। अब मान लीजिए कि अमेरिका का संविधान यदि कुछ लोगों ने बनाया तो उसे अमेरिका की संविधान सभा कहा जाएगा, और जो लोग भारत का संविधान बना रहे होंगे एक ग्रुप में बैठ करके, उस ग्रुप को भारत की संविधान सभा कहा जाएगा। तो संविधान सभा के बारे में पढ़ते हुए पहले हमें यह भी जानना होगा कि भारतीयों के दिमाग में इसका ये जो ख्याल है वो पहली बार कब आया, कब उन लोगों ने सोचा। क्योंकि हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, हमें तो हमारा इससे पहले तो कोई संविधान था भी नहीं हमारे देश में। इससे पहले राजा महाराजा, मुगल और फिर अंग्रेज रहे। तो अंग्रेजों के दौर में ये जो ब्रिटिश एरा रहा है, इसमें कब भारतीयों के दिमाग में संविधान का ख्याल आया और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का ख्याल आया। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो संविधान सभा होती है, इसका विचार सबसे पहले हमारे भारत के एक क्रांतिकारी और एक फेमस राजनीतिक नेता जो रहे हैं M.N. रॉय, इनके दिमाग में सबसे पहले यह ख्याल आया 1934 में। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. रॉय ने रखा। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द M.N. रॉय इन 1934। इनके बारे में आप एक चीज जान सकते हैं कि जो M.N. रॉय साहब हैं, भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक हैं। इन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो आज भी इंडिया में चल रही है। 1925 में उन्होंने वो स्थापना की थी, रूस की क्रांति से प्रेरित होकर। इसके बाद अब ये तो व्यक्ति थे जिनके दिमाग में पहली बार विचार आया। पहली डिमांड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, राजनीतिक पार्टी कर रही है, तो उसका नाम क्या है? वो कांग्रेस नहीं है, वो है स्वराज पार्टी, जिसने सबसे पहली बार एक संविधान सभा का विचार या डिमांड अंग्रेजों से की कि भाई हमारे लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान बनाएगी भारत का। तो पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी 1934 में। द फर्स्ट डिमांड फॉर इट वाज मेड बाय द स्वराज पार्टी इन 1934। ये मेन चीज रही। कांग्रेस हर मामले में तो हमेशा आगे रही है, बहुत सारे आंदोलन उसने चलाए। स्वराज पार्टी की डिमांड के बाद अगले ही साल 1935 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग को अपना ऑफिशियल डिमांड बना लिया। जब भी कांग्रेस अंग्रेजों से कोई भी मांग रखेगी, उसमें संविधान सभा की मांग होगी ही। और ये शुरुआत कांग्रेस ने सबसे पहले कब करी? INC ने 1935 में की। तो आधिकारिक तौर पर भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने 1935 में की। The officially demand for the formation of Constituent Assembly to frame the Constitution of India for the first time, Indian National Congress demanded in 1935। 1935 में इन्होंने डिमांड की। इसके बाद 1938 का ईयर आया। 1938 में हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं,
उन्होंने अपना एक जोरदार बयान दिया कि स्वतंत्र भारत, जब भी भारत स्वतंत्र होगा, अभी तो नहीं है लेकिन जब भी होगा, तो 1938 में उन्होंने कहा कि जब भी भारत स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, बिना अंग्रेजों के सलाह के वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार का मतलब कि हमारे देश में जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं वो सारे लोग वोट देंगे। अब इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे देश की जनता है, इस जनता में जितने भी लोग 18+ एज के हैं ये सारे लोग वोट देंगे, और वोट देने के बाद ये एक संविधान सभा के मेंबर को चुनेंगे। तो हमारे संविधान सभा के मेंबर्स किनके द्वारा चुने जाएंगे? 18+ से ऊपर जो भी लोग हैं। तो ये नेहरू जी का डिमांड था कि एक वयस्क मताधिकार होगा और ये निर्वाचित होगी, इलेक्टेड होगी, ऐसे संविधान सभा बनाई जाएगी। आगे चल के क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार संविधान सभा की मांग स्वीकार की। दोस्तों इसे ऐसे समझो कि हुआ ये था 1939 में, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, और अंग्रेज ये चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के सैनिक भी शामिल हों, भारतीय लोग भी पार्टिसिपेट करें, जबकि गांधी जी और कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सत्याग्रह चालू किया जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1940 में उन्होंने वो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी। क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह? इसमें गांधी जी ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं ये गांव गांव से घूम करके लोगों को अवेयर करते हुए और आखिर में दिल्ली तक आएंगे, दिल्ली में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इतना काम किया, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि अंग्रेज इससे डर गए। तो अंग्रेजों ने गांधी को और नेहरू को मनाने के लिए उनको एक रिझाने की कोशिश की और कहा कि भाई ठीक है, आप लोग बहुत टाइम से संविधान सभा मांग रहे थे तो हम आपको एक संविधान सभा देंगे। 1940 में अंग्रेजों ने यह कहा, और जिस चीज के माध्यम से कहा था वो था अगस्त प्रस्ताव, ऑगस्ट रेजोल्यूशन या ऑगस्ट प्रपोजल इसको कहते हैं। अब इस ऑगस्ट ऑफर के माध्यम से जब अंग्रेजों ने यह देने की बात करी, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच था। पेच ये कि अंग्रेजों ने कहा हम आपके लिए संविधान सभा देंगे, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब। अब हमें यह नहीं पता कि दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म होगा, तो गांधी और नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं भैया, ये अगस्त प्रस्ताव वाला ऑफर हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमें तो संविधान सभा अभी चाहिए, इसी वक्त मना कर दिया। अगस्त प्रस्ताव फेल, वापस अपने घर। अगली बात आई क्रिप्स मिशन में 1942, 1942। इसके पीछे भी कोई एक घटना है। गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये गांधी जी ने चालू किया था 1942 में। बहुत बड़ा आंदोलन। अंग्रेज फिर से डर गए। अंग्रेजों ने कहा भाई बापू को मनाना पड़ेगा, नेहरू जी को मनाना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने वापस अपना एक ऑफर रखा 1942 में। इस बार थोड़ी ज्यादा बात की। उन्होंने कहा कि आप लोगों की डिमांड है, भारतीयों की डिमांड है संविधान सभा, ठीक है, भारतीयों को एक संविधान सभा दी जाएगी, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। और आप कह रहे हैं कि ये संविधान सभा भारत के लोग चुने, भारत के लोग वोट करें, ठीक है, तो हम निर्वाचित, इलेक्टेड वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे आपको। लेकिन फिर वही बात है, हम आपको एक निर्वाचित संविधान सभा देंगे, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। अब यह बात फिर से गांधी और नेहरू को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा नहीं, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भी जो है वो फेल हो गया, बात नहीं बनी, यहां उनको भी वापस जाना पड़ा। अगली जो बात रही है, आखिर में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1945 में, 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये खत्म हो गया। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई, बहुत पैसा खर्च हुआ है,
अब भारत को चलाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद करके निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही भारत को छोड़कर गए तो सारी दुनिया में बड़ी बदनामी होगी, इसलिए भारत को छोड़ने से पहले भारत के लिए एक संविधान सभा बना देनी चाहिए। भारत का एक संविधान बन जाए जिससे भारतीय अपने हिसाब से शासन या रूल कर सकें। अभी तक तो अंग्रेज करते थे, जब वो चले जाएंगे तो वापस खुद भारतीय शासन कर सकें। इसके लिए भारत के लोगों का एक संविधान हो और उस संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया हो, मतलब भारत की संविधान सभा बना दी जाए। इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने जल्दी से जल्दी जो है भारत में 3 लोगों को इंडिया भेजा। कैबिनेट मिशन उसका नाम था। वो 3 लोग इंग्लैंड से इंडिया आए 1946 में। इस कैबिनेट मिशन ने आकर के भारत के लोगों को, नेहरू, गांधी को और बाकी सारे दलों को, जितने राजनीतिक दल थे, उनको अपना प्रपोजल, अपना तरीका बताया कि भाई ये संविधान सभा, इन प्रावधान होंगे, ये सारी बातें होंगी। ऐसा किया। इसके बाद कैबिनेट मिशन में जो 3 मेंबर्स आए थे, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये हमें बड़ा ध्यान रखना, हो सकता नाम पूछे हमसे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के राज्य सचिव थे। मतलब इसे आप ऐसे समझिए कि ये भारत के मंत्री थे। जैसे आज हमारे देश में कोयला के लिए कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री होते हैं, उसी तरह से इंग्लैंड में भारत के मामले देखने के लिए एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। दूसरे व्यक्ति थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये सेकंड टाइम भारत आ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन में 1942 में भाई साहब आ चुके हैं, फेल होके चले गए थे, वापस आए। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो व्यापार बोर्ड था उसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। ये प्रथम लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी, नौसेना से जुड़े हुए व्यक्ति थे वहाँ। तो ये 3 लोग भारत आए और इन 3 लोगों ने इंडिया में आकर के बहुत सारे राजनीतिक दलों को समझाया कि सुनिए, अब आपकी एक संविधान सभा बनेगी और संविधान सभा के लिए निम्नलिखित प्रावधान होंगे। ये प्रावधान थोड़े से हमें समझने जरूरी हैं। क्या है? इन्होंने कहा, देखिए, मुख्य प्रावधान इस तरह से हैं कि 1946 में संविधान सभा बनाई जाएगी, 1946 में। ये जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, ये मई में भारत आया था। मई 1946 में ये इंडिया आया था। और हमारी संविधान सभा जो है वो बनी दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। तो बीच का जो पीरियड रहा है वो था चुनाव का मामला। तो हमारे देश में नवंबर 1946 में चुनाव हुए संविधान सभा के। हो सकता है ये पूछे जाए, मई 1946 में कैबिनेट मिशन आया, नवंबर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और दिसंबर में संविधान सभा का गठन हो गया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो एक कैबिनेट मिशन ने दिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो हमारे देश की संविधान सभा होगी उसकी कुल सदस्य संख्या होगी 389, 389। अब इसे समझते हैं कैसे 389। जब अंग्रेज भारत में थे तो भारत का नक्शा आप इस तरह से देखिए, यहां पर कुछ जगह ऐसी थी जिन पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। जैसे ये एक मद्रास नाम की जगह है, ये मद्रास राज्य है। इस मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रोविंस पे अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। इस मद्रास प्रांत पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो यहां 2 तरीके की चीजें होती थी। यहां एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करता था और एक इंडियन सीएम हुआ करता था, भारत का सीएम हुआ करता था। ऐसे मिला जुला करके जैसे एक मध्य प्रांत था मद्रास के ही समान, एक हुआ करता था यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, एक आपका बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 12 प्रांत थे। 12 प्रांत थे जब अंग्रेज इंडिया में थे। जैसे आज आपके पास 28 राज्य हैं, उस समय 12 राज्य, 12 प्रांत थे। इसके बाद कुछ जगह थी जिनको आज हम यूटी बोलते हैं, उस समय उनको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। जैसे एक कुर्ग वाली जगह जो थी, इस कुर्ग की जगह
वो चीफ कमिश्नरी रीजन, ऐसा ही दिल्ली आपका एक क्षेत्र था, इसी तरह से आपका एक बलूचिस्तान वाला पार्ट था, एक मेवाड़ के आसपास वाला आमेर वाला पार्ट था। ऐसे मिला के चीफ कमिश्नरी रीजन थे 4, जिनको आज हम यूटी बोलते हैं, ये उस समय चीफ कमिश्नरी रीजन थे, सीसीआर। इन सारी चीजों के अलावा भी कुछ भाग रह गया, और वो भाग है रियासतें। जैसे मान लीजिए एक ग्वालियर, इंदौर, ये इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, हैदराबाद, ऐसे बहुत सारी रियासतें इंडिया में थी। लगभग 600 रियासतें थी, 600 रियासत। तो कैबिनेट मिशन ने ये जो 389 टोटल मेंबर थे संविधान सभा में जाने के लिए, टोटल 389 मेंबर, इन 389 मेंबर को डिवाइड किया इन 3 भागों में। 389 में से सबसे पहले इन 389 में से सबसे पहले 389 में से हमने कहा कि जो 292 मेंबर्स होंगे, ये 292 मेंबर्स आएंगे 12 प्रांतों से, जो अंग्रेजों के पास में मद्रास, यूपी, बिहार, असम, ये इस टाइप की जो जगह है, वहां से 292 लोग आएंगे। जो 4 सदस्य हैं वो आएंगे चीफ कमिश्नरी रीजन से, जो आज के टाइम पे यूटीज होती हैं, वैसे अंग्रेजों के टाइम पर भी यूटी होते थे, वहां सीएम नहीं होते थे, तो उनको सीसीआर या चीफ कमिश्नरी रीजन कहा गया। तो 4 लोग उन सीसीआर से आएंगे। इसके अलावा जो बचे हुए 93 मेंबर्स हैं, ये आएंगे देसी रियासत से, जहां राजा महाराजा हैं, जो आपका हैदराबाद वाला जो पार्ट है, या ऐसे ही और जो 600 रियासतें, इंदौर, ग्वालियर, प्रिंसली स्टेट जिनको हम कहते हैं, ऐसे प्रिंसली स्टेट से हमारे देश में या संविधान सभा में 93 सदस्य आएंगे। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए तो 389 हो जाएगा। ऐसे करके इनको डिवाइड किया गया। अच्छा, तो पहली चीज तो आप ये जान गए जो कि बात थी कि कुल सदस्य संख्या 389 होगी, और 389 में 3 हिस्से होंगे, 292 प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी रीजन से, और बाकी के जो 93 मेंबर्स होंगे ये देसी रियासतों से आएंगे। फिर इसके बाद अगला प्रोविजन था, वही देखिए, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं उसके लिए 296 सीटें, देसी रियासत 296 सीटें। क्यों? क्योंकि यहां पे 292 राज्यों के लिए और 4 सीसीआर के लिए, तो मिला के 296 सीटें। देसी रियासतों के लिए 93 सीटें होंगी, 93 सीट्स होंगी। वही बात थी, 296 में से 292 सीटें जो 11-12 गवर्नर प्रांत थे उनके लिए, और 4 जो है वो सीसीआर या चीफ कमिश्नरी रीजन के लिए सीट्स होंगी। इसके बाद सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा, जो सीट्स एलोकेशन होगा ये कैसे होगा? मान के चलिए कि भारत में 75% आबादी, 75% लोग, 75% लोग यदि प्रांत में रहते हैं, तो 389 की 75% सीटें इन प्रांतों को मिलेंगी, और 25% लोग देसी रियासतों में रहते हैं, तो 389 की ये जो 25% सीटें हैं ये देसी रियासतों को मिलेंगी। ऐसे करके सीट्स को डिवाइड किया गया, जितने परसेंट आबादी जिस जगह रहती है उसको उतनी सीटें मिलेंगी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को, जो 292 सीट्स है ना दोस्त, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का जो निर्णय था वो 3 समुदायों में बांटा गया था। ये 292 सीट 3 धर्म के लोगों में बांटी गई थी, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरा सामान्य, जनरल। तो मुसलमानों को 292 में से दी गई थी सीटें 79। इसके अलावा सिखों को 4 सीट्स दी गई थी, और सामान्य के लिए जो सीटें थी वो थी 213, 213। तो इस हिसाब से इनको सीट्स डिवाइड की गई। नेक्स्ट, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाना था, और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से होना था। यहां 3 शब्द हैं जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। मैं इन तीनों शब्दों को यहां क्लियर करूं। सबसे पहली चीज जो यहां पर है वो ये देखिए, हम सबसे पहले करते हैं
PRS प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, या इसको हम कह सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। दो तरह से इलेक्शन होते हैं दोस्त, A, B और C, ये तीन लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। हमारे पास टोटल 100 वोट्स थे। अगर A को 40 वोट मिल जाते हैं, B को 30 वोट मिल जाते हैं और C को भी 30 वोट मिल जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि A जीत गया। लेकिन यहां यह ध्यान रखना है, A को अभी भी सिर्फ 40 वोट मिले हैं, आधा या उससे ज्यादा नहीं मिला, 100 का ज्यादा वोट नहीं मिला, 51 वोट नहीं मिले हैं। PRS एक ऐसा सिस्टम होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम ये जो A, B और C, इनके लिए हम एक कोटा डिसाइड करते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को 51 वोट नहीं मिले तो किसी को भी जीता हुआ नहीं मानेंगे, भले उसको सबसे ज्यादा वोट मिले तब भी वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या जरूरी हो जाता है पीआरएस सिस्टम में कि आप एक मिनिमम कोटा डिसाइड कर देते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को 51% वोट नहीं मिले तो वो नहीं जीतेगा, वो फेल, सारे दोबारा चुनाव होंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज होती है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जब हम प्रेसिडेंट पे आएंगे तो वहां इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक ऐसी चीज होती है कि जब ये जो सी नाम का व्यक्ति है, अगर ये सी नाम के व्यक्ति को सबसे कम वोट पड़े होते हैं, इसको मिनिमम वोट सबसे लास्ट में अगर ये चल रहा होता है, तो हम इसके वोट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी बी और ए को, किसी दूसरे व्यक्ति को इसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाएगा। इसी के साथ एक छोटी सी चीज और, यहां ये समझिए, एक शब्द होता है पृथक निर्वाचन या पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल इलेक्शन। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, सेपरेट कम्युनल इलेक्शन, या इसे जनरली हम लोग कम्युनल इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है दोस्त कम्युनल इलेक्शन? अभी हमारे देश में अगर चुनाव होते हैं, मान लीजिए ये चुनाव वाली एक जगह है, यहाँ पे ए, बी और सी, ये तीन लोग चुनाव में खड़े हुए। ए व्यक्ति मुस्लिम है, बी भी मुस्लिम है और सी भी मुस्लिम है। और ये जो इलाका है, आप जहां भी रहते हैं, मान लीजिए जबलपुर का इलाका है, इस जबलपुर में हिंदू जनता भी रहती है, मुस्लिम भी, सिख भी, क्रिश्चियन, सारी जनता रहती है। तो वोट जो है वो सारे लोग देंगे। हिंदू व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति को, ए, बी, सी को, किसी को भी वोट दे सकता है। वोट देने का अधिकार सारे लोगों को मिलता है, ये आज की बात है। लेकिन कम्युनल इलेक्शन क्या होता है? कम्युनल इलेक्शन में बात ये हो जाती है कि अगर चुनाव में केवल मुस्लिम लोग खड़े हैं तो वोट भी केवल मुस्लिम व्यक्ति ही देगा। जबलपुर में रहने वाले सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं और दूसरे धर्म का व्यक्ति वोट नहीं देगा। तो यही बात यहां इन चुनाव में थी। संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे वो ये। एक छोटी सी बात मैं और आपको यहां पे बताऊं, जैसे ये भारत है, भारत में ये मद्रास प्रांत मान लीजिए। अब इस मद्रास प्रांत की अपनी खुद की एक विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए लोग बैठते हैं, विधायक लोग बैठते हैं। तो होना क्या था, जो इस मद्रास प्रांत की जनता है, उस जनता ने नगर निगम को वोट दिया, अपने अपने क्षेत्र के नगर निगम को, म्युनिसिपैलिटीज को। म्युनिसिपैलिटी में जो भी पार्षद थे, वो पार्षद एमएलए का चुनाव करेंगे। मतलब जनता ने चुनाव किया नगर निगम के पार्षद का, पार्षद चुनाव करेगा एमएलए का, और ये जो एमएलए हैं अब वो चुनाव करेंगे दिल्ली में बैठने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के लोगों का। तो चुनाव जनता ने डायरेक्ट नहीं किया है, इनडायरेक्टली चुनाव हुआ। और इस जनता में भी सबको वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा था। ये वैसे लोग थे जो या तो बहुत पढ़े लिखे थे, या टैक्स भरते थे, या जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो यूनिवर्सल जो नेहरू जी बोल रहे थे कि एडल्ट सफरेज होना चाहिए, यूनिवर्सल वोटेज होना चाहिए, वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए, वो सारी बातें यहां नहीं थी। और
इस मद्रास प्रांत में जितने एमएलए रहे होंगे, एमएलए में कुछ मुस्लिम थे, तो मुस्लिम लोगों ने केवल, जो मुस्लिम एमएलए थे उन्होंने केवल मुसलमान संविधान सभा के लोगों को वोट डाला होगा, अपने धर्म के लोगों को। सिख लोगों ने केवल सिख को, और बाकी मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो लोग बच रहे थे वो जनरल थे, उन्होंने जनरल वाले लोगों को वोट डाला। तो ये बात जो यहां रही है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में अपने ही समुदाय के सदस्य द्वारा चुना जाना है। मतदान एकल संक्रमणीय मत से होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से होगा, और सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, कम्युनल इलेक्शन होगा। रियासतों के प्रतिनिधियों को उन रियासत के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था। अब मान लीजिए कि कोई हैदराबाद नाम की रियासत है, तो हैदराबाद रियासत का जो राजा है, हैदराबाद से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हैदराबाद का राजा। जब हम खुद डिसाइड करने लगते हैं, वोट नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं नॉमिनेशन। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ दोज स्टेट। उस जगह के राजा ही डिसाइड करके भेज देंगे। मान लीजिए पंजाब या कोई पटियाला नाम की रियासत है, तो पटियाला से कौन व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा? किसने डिसाइड किया? पटियाला के महाराजा ने। इसमें आप देखिएगा तो हमने जैसे बात करी थी कि जो सामान्य लोग थे उनको 213 सीटें थी, मिली हुई थी, मुसलमानों को 79, सिखों को 4। अब इस सामान्य सीटों को भी कई हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ये जो सामान्य सीटें थी ये भी कई हिस्सों में बटी हुई थी। जैसे सामान्य में कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व करी गई थी, कुछ एसटी के लिए। तो एससी के लिए 26 सीटें थी और एसटी के लिए 33 सीटें, 33 सीट्स रिजर्व थी। हाँ, एक सवाल और यहाँ पे आ सकता है कि इस पूरी की पूरी संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं यहाँ पे थीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ बातें रही हैं। ये जो संविधान सभा थी, अब देखिए संविधान सभा में जो 12-11 राज्य रहे हैं भारत के, इनमें से लोग निर्वाचित होकर आए। एमएलए ने चुनकर भेजा है, वोट डाल के भेजा है, तो ये आंशिक रूप से निर्वाचित है, पार्शली इलेक्टेड है। और जो रियासतों के राजा हैं उन लोगों ने इसको नॉमिनेट करके अपनी पसंद से भेजा है, तो ये आंशिक रूप से मनोनीत है, पार्शली नॉमिनेटेड है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, जो स्वयं सीमित मताधिकार पर निर्वाचित होते थे। जैसे हमने बात करी कि जनता जो है वो वोट करती थी पार्षद को, पार्षद वोट करते थे एमएलए को, और एमएलए ने यहाँ के लिए वोट किया, संविधान सभा के लिए। तो चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष। प्रांतीय विधानसभा, एमएलए लोगों ने संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया, सही बात है। और यहाँ सीमित मताधिकार था, जैसे हमने बात करी, वोट डालने का मौका सबको नहीं मिलता था, बड़े लिमिटेड वोटर्स होते थे। यद्यपि चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व शामिल, या सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मुस्लिम, एससी, एसटी, सिख, जनरल, लगभग सारे लोगों को यहाँ पे मिल गया है मौका, तो सारे लोग संविधान सभा में थे। अब आप देखिए कि कहां से कितने लोग रहे हैं। मद्रास से सबसे ज्यादा लोग रहे, 49, सॉरी माफ कीजिएगा, मद्रास से 49 मेंबर्स रहे, बॉम्बे से 21, वेस्ट बंगाल से 19, यूपी से सबसे ज्यादा मेंबर्स रहे हैं यहाँ पे 55 मेंबर्स, पूर्वी पंजाब से 12, बिहार से 36, मध्य प्रांत, चूंकि एमपी की बात चल रही है तो एमपी मध्य प्रदेश से 17 लोग थे। अब आप आगे चलकर ये जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी नाम आप शायद भूल जाए, पर ये जो मध्य प्रांत बरार वाला हिस्सा है इसका नाम विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे। 17 मेंबर्स यहां से रहे हैं, ठीक। अजमेर मेरवाड़ से 1, कुर्ग से 1, दिल्ली से 1, तो ये 3 आपके सीसीआर थे, चीफ कमिश्नरी रीजन जिनको हम कहते हैं, ये वो 3 चीफ कमिश्नरी, और एक और अगर इसमें मिलाएंगे बलूचिस्तान, तो ये जो बलूचिस्तान और कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, ये 4 मिलकर के बनते हैं आपके चीफ कमिश्नरी रीजन। यहां से 1-1 मेंबर थे तो 4 हो गए, जैसे हमने पहले भी बात करी थी। भोपाल रियासत से 1 सदस्य को चुना जाना था, वो थे मास्टर नाल सिंह सिनसिनवार। ग्वालियर रियासत से 4 सदस्य बने थे, उनमें से एक फेमस जो व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, ब्रजराज नारायण। इंदौर रियासत से भी 1 ही व्यक्ति गए थे। तो ये जनरली पूछा जाएगा कि कितने मेंबर्स कहाँ से गए हैं, इसका नाम हम विशेष तौर पर ध्यान रखना है। रीवा रियासत से 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया था वहाँ के राजा के माध्यम से। मध्य प्रांत रियासत समूह जो रहा है बुंदेलखंड और जो मालवा आज आपका है, यहां से 3 मेंबर्स गए थे।
मध्य प्रांत और बरार से जो 17 मेंबर्स रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। अंबिका चरण शुक्ल, रघुवीरा, राजकुमारी, ये महिला हैं और मध्य प्रांत से गई हैं तो ध्यान रखना है। राजकुमारी अमृत कौर, भगवंत राय राव मंडलोई, इनका नाम भी आगे चल के आपको मध्य प्रदेश की पॉलिटी में मिलेगा। ब्रजलाल बयानी, ठाकुर छेदीलाल, सेठ गोविंद दास, ये जबलपुर से बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं तो सेठ गोविंद दास। हरि सिंह गौर, जिनके नाम पे सागर में विश्वविद्यालय है। हरि विष्णु कामत, इनका नाम आप पॉलिटी में देखेंगे। हेमचंद्र जगोबाजी खांडेकर, घनश्याम सिंह गुप्ता, लक्ष्मण श्रवण भटकर, पंजाब राव देशमुख, रविशंकर शुक्ल, ये तो पहले सीएम है तो नाम ध्यान ही रखना है आपको। R.K. सिधवा, दादा धर्माधिकारी, फ्रैंक एंथोनी, ये इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन थे और एंग्लो इंडियन के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये शामिल हुए थे। काजी सैयद करीमुद्दीन, गणपत राव दानी, तो ये जो मेन व्यक्ति रहे हैं यहाँ पे। संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में दोस्त अगर देखा जाए तो ये सारा चुनाव होने के बाद संविधान सभा जो बनी, इतने लोग दुनिया पूरे भारत के जो राज्यों से पहुँचे, कुछ CCR चीफ कमिश्नरी रीजन से पहुँचे, रियासतों से 93 मेंबर्स पहुँचे, ये सारे लोग अल्टीमेटली कैसे क्या नज़र आएंगे। तो जब हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को। एक बात ध्यान रखना है, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुआ था। जैसे फ्रांस में एक संविधान सभा बनी थी, उसी फ्रेंच कस्टम के हिसाब से 6 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 211 सदस्य थे, तो ये भी ध्यान रखना है कि कितने मेंबर शामिल थे। क्यों 211 मेंबर? क्योंकि इसमें दो वजह थी। जो मुस्लिम पार्टी थी, मुस्लिम लीग, वो इसमें शामिल नहीं हुई और जितनी देसी रियासतें थीं, जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, वो देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। 93 मेंबर्स यहां से नहीं आए। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया तो मेंबर कम हो गए, नहीं आए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जब हुई तो इसमें सबसे मेन जो काम किया गया वो ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा में, तो इनको कहा गया कि भाई साहब आप सबसे बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान सारे लोग करते हैं, आप आइए और एक दिन के लिए, प्लीज एक दिन के लिए आप संविधान सभा के अध्यक्ष बनिए। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन या टेम्पररी प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। किस जगह से चुने गए थे? बिहार राज्य से आए थे चुनकर। और इन्हीं के साथ एक मनोनीत उपसभापति बनाया गया था, नॉमिनेटेड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ये सवाल ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है कि संविधान सभा का पहला मनोनीत उपसभापति कौन था? फ्रैंक एंथोनी, अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रांत से थे, उसमें भी विशेष तौर पे जबलपुर से थे, एंग्लो इंडियन थे। उपसभापति हैं, चेयरमैन के नीचे काम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड हैं, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको बस अपनी मर्जी से उठा के बना दिया गया था, तो ये नॉमिनेटेड थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, ध्यान रखना है 11 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, थर्ड मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहे हैं, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये बने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और ये राजेंद्र बाबू कहाँ से आए थे? ये भी बिहार से ही चुनाव जीत कर आए थे। तो राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, चुने गए। तो ये दोनों पहली बार इलेक्टेड, ये भी इलेक्टेड हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी और HC मुखर्जी भी। BN राव जो रहे हैं उनको संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने वो, उनको नियुक्त किया गया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी के साथ BT कृष्णामाचारी, इनको भी संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। अब एक बात समझिए, एक साथ ऐसा नहीं है कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी हट गए और उसके बाद इनको बनाया गया, नहीं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी वाइस प्रेसिडेंट हैं या डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ ये यहाँ पे दूसरे उपाध्यक्ष इनको भी बनाया गया, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया।
क्यों? देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1948 में हमारे संविधान सभा का काम बढ़ गया था। इस बढ़े हुए काम को बांटने के लिए एक उपाध्यक्ष के साथ एक दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया, जिनका नाम था बीटी कृष्णमाचारी। अब ये जो बीटी कृष्णमाचारी हैं, तो एक बार जब माउंटबेटन योजना पारित हो गई तो मुस्लिम लीग, नेक्स्ट ये जो है, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के, वो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा थे, उन्हें भी परिषद की कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिल गया। अब माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना समझिए कि भारत के टुकड़े होना, पाकिस्तान बनना, और यहां इस तरफ जो ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, तो ऐसे हिस्से हो गए। अब जो मुस्लिम या जो इलाका पाकिस्तान में था, वो लोग, वो मुस्लिम लीग के मेंबर अपने पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ मेंबर जो यहीं भारत वाले इलाके में थे, मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग के मेंबर थे, उनको कहा गया भाई साहब आप संविधान बनाइए, भारत का ही बना लीजिए। तो मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो भारत में रह गए थे, उनको भी कहा गया कि आप भी आके संविधान सभा में मिल जाइए। ये यहाँ पे ये बात है। जिन रियासतों के सदस्यों ने शुरू में कार्यवाही से दूरी बनाए रखी थी, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। जो देसी रियासतें शुरू में शामिल नहीं हो रही थी, लगभग कोई शामिल नहीं हो रही थी, धीरे धीरे करके सारी रियासतों के लोग इसमें आ गए। जम्मू कश्मीर आ गया, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सारे लोग आए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आंध्र प्रदेश का, सॉरी, हैदराबाद का नाम ध्यान रखना है। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत है जिसके सदस्यों ने कभी भी भाग नहीं लिया संविधान सभा में। हैदराबाद के मेंबर्स कभी भी संविधान सभा में नहीं आए। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 11 सत्र आयोजित किए, 11 सेशन, और इसमें इन्होंने संविधान बनाया। इसका अंतिम सत्र हुआ 24 जनवरी 1950 को। दोस्त एक बात ध्यान रखनी है, ये जो 11 महीने 18 दिन जो रहे हैं 2 साल के, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसमें संविधान बनके तैयार हुआ, इसमें हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। लेकिन ये जो 24 जनवरी वाली डेट है, इस डेट पे संविधान बना नहीं, संविधान का कुछ भी नहीं हुआ। बस ये एक संविधान सभा के जो लोग थे, वो एक तरीके की मीटिंग, फेयरवेल मीटिंग में आके बैठे हैं। तो जब फेयरवेल मीटिंग में वो चाय पीने के लिए आके बैठे, तो उन्होंने सोचा चलो कुछ काम और कर लेते हैं। संविधान तो बन चुका था पहले ही, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। ये 24 जनवरी 1950 को वो लोग केवल मिलने के लिए बैठे, और इसलिए चूंकि ये 11वें सत्र से अलग है, इसलिए आप इसको 12वां सत्र कहेंगे। 12th सेशन होगा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आखिरी सेशन और 12th सेशन होगा। तो फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। उद्देश्य संकल्प क्या रहा है? ये उद्देश्य संकल्प, इसके बारे में एक बात करते हैं। जब शुरुआत में 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं, तो नेहरू जी ने अपने इन सारे 389 लोगों से कहा कि भाई हम यहाँ पर एक विशेष काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो काम भूलना नहीं है। इसलिए मैं आप सारे लोगों के सामने अपना उद्देश्य रखता हूँ कि संविधान सभा का क्या उद्देश्य है। और उन्होंने जो बात कही उसी को कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इसमें संविधान में क्या क्या सिद्धांत शामिल किए जाएंगे, क्या क्या दर्शन होगा, ये मेन बातें बताई गई थी कि संविधान किस आदर्श पे बनेगा, उसमें क्या रखना है, क्या लिखना है, ये मेन बातें बताई गई। और 22 जनवरी 1947 को इस पूरी की पूरी संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। एमपीपीएससी ने यहाँ पे जो सवाल पूछा था वो ये कि 13 दिसंबर 1946 की डेट नहीं पूछी, किसने ये प्रपोजल या प्रस्ताव लेकर आया ये नहीं पूछा। यहां पूछा कि कौन से नंबर की बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 5th नंबर की बैठक में, 5वीं बैठक, ये ध्यान रखने वाली बात है। रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे जब संविधान सभा में मिलने लगे, तो संविधान सभा का गठन 28 अप्रैल 1947 को 6 रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया था। मतलब पहली बार ये 6 रियासतें 28 अप्रैल 1947 को आकर मिली। और जो हम बात कर चुके हैं कि हैदराबाद कभी भी इसमें शामिल नहीं हुई संविधान सभा में, ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली है। जो भारत की संविधान सभा रही है, इसके बारे में कुछ खास बातें।
3 जून 1947 एक खास डेट होती है। 3 जून 1947 जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन की एक योजना थी। उसमें उन्होंने कहा था भारत आज़ाद होगा और भारत की आज़ादी के साथ पाकिस्तान भी एक अलग देश बनेगा। तो माउंटबेटन ने 2 संविधान की योजना बनाई अपने 3 जून 1947 के थ्रू, क्योंकि देश बटेंगे तो 2 देश होंगे तो 2 संविधान सभाएं भी होंगी। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होगा। सीटों की संख्या जो पहले हमारे यहाँ पे 389 थी वो घटकर भारत के लिए कितनी रह जाएगी? 299, क्योंकि बाकी के कुछ मेंबर्स जो हैं 90 मेंबर्स वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो 90 मेंबर पाकिस्तान चले गए और हमारे यहाँ की जो सदस्य संख्या थी वो घट के 299 हो गई। अब जब भारत आज़ाद होगा 15 अगस्त 1947 को, अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे। अभी तक तो भारत के लिए अंग्रेज कानून बनाते थे, अब कानून कौन बनाएगा? तो जो हमारे देश की संविधान सभा है इसको कानून भी बनाने हैं, संविधान भी बनाना है, कानून भी बनाने हैं। तो इसीलिए जो हमारे देश की संविधान सभा थी वो भारत की पहली संसद भी बन गई। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संविधान सभा का गठन उसके तौर पे भी किया गया। तो पहली बार ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारी जो संविधान सभा है वो संसद का काम भी करेगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वक्ता या जो स्पीकर रहे हैं, जैसे हमने बात करी कि हमारी संविधान सभा काहे का काम भी करेगी? संसद का। तो इस संसद के एक अध्यक्ष बनाए जाएंगे और वो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष बनाया गया था संसद का अनंत शयनम को। संसद ने अपनी पहली बैठक कब करी थी? 17 नवंबर 1947 को। यहां पर एक बात ऐसे समझिए कि ये है हमारे देश की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके ये सामने वाली सीट है। इस सीट पर जब राजेंद्र प्रसाद बैठते हैं तो ये संविधान बनाने का काम करती है, लेकिन जब इस सीट पर जीवी मावलंकर आके बैठ जाते हैं तो यही लोग संसद के कानून बनाने का काम करते हैं। संसद बन जाती है और संसद कानून बनाने का काम करती है। राजेंद्र प्रसाद बैठे तो संविधान सभा और जीवी मावलंकर बैठे तो बन गई वो संसद। इसके बाद ये जो हमारी संविधान सभा रही है इसने बहुत सारे कमिटीज़ के माध्यम से काम किया। ये कमिटीज़ के नाम जनरली पूछे जाएंगे, है ना। तो जैसे कमिटी का काम था, इसे ऐसे समझिए कि हमारे ये जो 299 लोग रहे हैं, अब ये सारे के सारे मिलके एक ही काम करें तो इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने कहा हम अपने 299 लोगों को 15-20 लोगों के ग्रुप में कई छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। ऐसे इन्होंने 20-22 भाग बना लिए। तो टोटल कितनी कमिटीज़ बनाई इन्होंने? 22 कमिटीज़ बनाई, 22 समितियां बनाई, 22 कमिटीज़ थी यहाँ पे। ये 15-20 लोगों ने अपने आप को तोड़ दिया 20-22 भागों में। अब ये 15-20 लोग जो हैं इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं अच्छा सुनिए, हम केवल जो है एक खास, जैसे हम अपने केंद्र या प्रधानमंत्री को कितनी ताकत मिलेगी, हम प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में विचार करेंगे, केवल उसके बारे में विचार करेंगे। ऐसे ही ये जो 15-20 मेंबर थे ये इनके अध्यक्ष बन गए वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा अच्छा सीएम को कितनी ताकत मिलेगी, हम इस पर विचार करेंगे। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने ग्रुप बनाए, विचार किए ताकि संविधान जल्दी से जल्दी बनके तैयार हो जाए। तो इसीलिए ये जो मेजर कमिटीज रही हैं, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए जो स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतों का जो संविधान बनेगा उसकी समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और मूल अधिकारों पर, अल्पसंख्यक पर और जो जनजातीय वाले इलाके हैं उन पर सलाह देने के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अब ये तो पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट उप समिति, सब कमिटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये सब कमिटी का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। सब कमिटी के अध्यक्ष होंगे यहाँ पे, ये जो सब कमिटी है यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। इसी तरीके से जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज, उनकी सब कमिटी के अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसी तरीके से और नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा हमारा है, जो उत्तर पूर्व 7 बहनों वाला जो हिस्सा है, उन 7 बहनों के हिस्से में जो ट्राइबल एरियाज आ रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं असम को छोड़कर,
उनकी जो सब कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारडोली। ये गोपीनाथ बारडोली के नाम से असम में इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कार्य प्रणाली समिति या जो नियम रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है, कार्य प्रणाली समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति जो थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस, वित्त और जो कर्मचारी कमेटी थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग एडहॉक, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो योग्यता समिति बनी थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी, सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। तो चूंकि ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये जो पट्टाभी सीतारमैया है हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो यूटी वगैरह जो था, CCR जिसको हम बोलते हैं, चीफ कमिश्नरी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, इनके जो अध्यक्ष थे वो भी थे पट्टाभी सीतारमैया। कार्यसूची समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे KM मुंशी। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। इसके अलावा एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पे पूछा गया सवाल है पिछले साल, तो एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? S वरदाचारी, ये पिछले साल पूछा गया सवाल है। एडहॉक कमेटी ऑन द सिटीजनशिप, ये भी S वरदाचारी हैं। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस के जो प्रोविजन होंगे, जो वित्त से संबंधित मामले होंगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन संघ संविधान में, उसके नालिनी रंजन सरकार, ये इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है। भाषाई राज्य बनाने के लिए जो आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष थे S केदार, ये भी पूछा जा चुका है। स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को नजर रखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए जो बनाया गया वो थे जवाहरलाल नेहरू। और आखिर में प्रेस गैलरी कमेटी की अध्यक्ष थी उषा नाथ सेन। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है दोस्त, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और इसका दायित्व था कि जो अलग अलग 22-21 समितियां जो हैं वो जो अपनी रिपोर्ट देंगी, प्रस्ताव देने वाली हैं, उन रिपोर्ट को एक किताब में लिखना, उन रिपोर्ट्स को एक जगह लाकर इकट्ठा करना, शामिल करते हुए भारत के संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना, मसौदा तैयार करना। 7 सदस्य इस कमिटी में थे। तो 29 अगस्त 1947 को इसका जो है गठन हुआ और इसमें 7 मेंबर्स थे। ये 7 मेंबर्स के नाम हम विशेष तौर पे देखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे, सभापति थे। इनको आधुनिक मनु के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न मनु इनको कहा जाता है। शुरुआत में ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, लेकिन फिर वो पश्चिम बंगाल जो है वो चला गया आपका पाकिस्तान में, तो इनका दोबारा चुनाव हुआ और ये मुंबई से वापस इलेक्ट होकर आए, सदस्य बनाया गया इनको। पहली बार 1946 के पूर्वी बंगाल से इनका चुनाव हुआ था अंबेडकर जी का, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई के पूना से जो है इन्होंने कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ा। MR जयकर, इनको रिजाइन करना पड़ा था सीट खाली करने के लिए। फिर अंबेडकर चुनाव जीते और फाइनली इनको उपचुनाव में, बाय इलेक्शन में जिता करके संविधान सभा में लाया गया। N गोपाल स्वामी अयंगर, ये दूसरे व्यक्ति थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये मद्रास से संविधान सभा के मेंबर बने। डॉक्टर KM मुंशी, ये बंबई से चुने गए थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये असम से आए, एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। N माधव राव, ये पहले नहीं थे, लेकिन BL मित्र जिन्होंने स्वास्थ्य कारण से त्यागपत्र दिया, तो फिर बाद में N माधव राव को यहाँ मेंबर बनाया गया। TT कृष्णामाचारी, DP खेतान की जब मृत्यु हो गई उसके बाद इनको मेंबर बनाया गया। तो ये इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये भी मद्रास से चुने गए थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे नेता थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं थे। इस समिति का मुख्य कार्य, जो आपकी ड्राफ्ट कमेटी है या जो प्रारूप समिति है, इस समिति का मेन काम क्या था? मुख्य कार्य संविधान को अंतिम रूप देना था। BN राव, जो बेनेगल नरसिंह राव हैं, उनको
विचार विनिमय के लिए 60 देशों की यात्रा पर भेजा गया था। जो संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की हम बात कर रहे हैं, उन BN राव को 60 देशों को भेजा गया कि आप संविधान पढ़ के आइए। 6 महीने की समय सीमा के भीतर समिति ने, इस ड्राफ्ट कमेटी ने अपना पहला मसौदा 21 फरवरी 1948 को दिया। इसमें बहुत सारे सुझाव, सार्वजनिक टीका टिप्पणी, आलोचनाओं के आधार पर संशोधन भी किए गए। ये जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने 21 फरवरी 1948 को पहला अपना ड्राफ्ट, पहला ब्लूप्रिंट, पहला कच्चा चिट्ठा दिया, लेकिन उसमें बहुत गलतियां थी। उन गलतियों को ठीक किया गया, दूर किया गया, और फाइनली दूसरा जो मसौदा है वो इस ड्राफ्ट कमेटी ने अक्टूबर 1948 में जारी किया, अक्टूबर 1948 में। संविधान सभा की जो परामर्श समिति में 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। इन प्रश्नावलियों के भेजे गए उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। 17 मार्च हमारे देश में बहुत सारी राज्य थे, राज्यों की विधानसभाएं थी। वो विधानसभा संविधान में कौन से प्रावधान चाहती हैं, इसके लिए 17 मार्च 1947 को उनसे पूछा गया कि बताइए, जितने विधायक आपके देश में हैं उन विधायकों से पूछा गया आप संविधान में क्या चाहते हैं। तो उन सारे विधायकों ने, पूरे देश के विधायकों ने अपनी एक कॉपी में लिख करके एक रिपोर्ट भेजी यहाँ पे, और उस रिपोर्ट या वो जो सारे प्रावधान थे उनको भी लिखा गया संविधान में। इस रिपोर्ट के आधार पर जो MLAs ने अपनी रिपोर्ट भेजी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, माफ कीजिएगा यहाँ पे जो है BN राव द्वारा अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? BR अम्बेडकर नहीं है। सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। इसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां, 13 शेड्यूल्स थे, 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स। और फर्स्ट ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो था आपके BN राव ने। संविधान सभा की कार्यवाही को 4 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि अपन देखने वाले हैं आगे। ये देखिए, जब भी आपके देश में कोई भी कानून बनता है तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला वाला चरण जो होता है उसको फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, प्रथम वाचन। कोई मंत्री बिल लेकर आता है, विधेयक लेके आता है, उसको बस जनरली पढ़ के बता देता है, नाम सुना देता है। दूसरी वाली जब रीडिंग होती है तो सारे लोग उसके एक एक पैराग्राफ पे, एक एक लाइन पर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। और जब ये इनमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो लोग प्रश्न भी उठाते हैं, उसको सुधारते भी हैं। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आखिर में एक तीसरी रीडिंग होती है, थर्ड वाचन होता है। और थर्ड रीडिंग में बस इसको ये बोला जाता है कि चलिए ठीक है, अब सारी गलतियां माफ हो गई, सारा चीज हमने इसको सुधार लिया, अब आखिरी बार इसको पढ़ते हैं और इसको पास करते हैं। तो वही संविधान सभा को भी 3 बार रीडिंग से होकर गुजरना पड़ा है। पहला प्रारंभिक चरण, फर्स्ट रीडिंग, तो ये 9 दिसंबर 1946 से 27 जनवरी 1948 तक, ये माफ कीजिए, प्रथम वाचन जो है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक रहा, 5 दिन, क्योंकि केवल आपको पेज में पढ़ के ही तो बस सुनाना था। दूसरा वाचन लंबा चलता है, ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। इसमें प्रत्येक खंड पर चर्चा की गई। तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ, और लास्ट डे 26 नवंबर 1949 को 1949 को आपके देश का संविधान बनके तैयार हो गया। इसी दिन संविधान सभा के 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। तो वही बात जो यहां लिखी हुई है, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, that the constitution is settled by the assembly be passed proposal, या प्रस्ताव पेश किया। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से यह संविधान पारित हुआ। इसीलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था, और इसी 26 नवंबर को अब हम मनाते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। 284 मेंबर्स ने इस पर साइन किए थे। इस समय
26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू हो गए। बाकी वाला जो आपका संविधान था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 15 अनुच्छेद ये 5, 6, 8, 9, 60, 324, 66, 372, 388, 91, 92 और 363 ये आर्टिकल उसी 26 नवंबर 1949 से लागू हुए। अब संविधान सभा के कुल सत्र रहे हैं 11, तो उनमें आप सत्र की डेट देख लीजिए। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946, दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947, पांचवा सत्र था 14 से 30 अगस्त, छठवां सत्र 27 जनवरी 1948 को हुआ, सातवां सत्र था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, 8th सेशन जो 16 मई से 16 जून 1949, नवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर, 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1948 और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। लेकिन आखिरी जो 12वां सत्र रहा है, आखिरी सेशन 12वां सत्र, ये ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को, 1950 को 24 जनवरी 1950 को ये हुआ। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक या 12वां सत्र हुआ और इस 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, या कहें कि संविधान सभा काहे में बदल गई, पूरी तरह से संसद बन गई। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने देश के राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को, राष्ट्रीय गीत को अपनाया, नेशनल सॉन्ग। राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 इन्होंने मेन काम किए। इसके अलावा संविधान सभा ने एक काम और किया था, 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा भी स्वीकार किया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को फहराना था, इसलिए 22 जुलाई 1947 को ये किया। और मई 1949 में हमारी संविधान सभा ने भारत को कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाया, राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया। तो इसके आगे जो संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।